हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियो में हमने आइसोमर्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर पढ़े थे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन होगी, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट। उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो हम स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट जिससे रिएक्ट करता है। जैसे अगर रिएक्शन होगी तो एक कंपाउंड की खुद की तो रिएक्शन होगी नहीं, उसके साथ हम दूसरे कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे। तो जिससे वो रिएक्ट करता है, जिस सुटेबल अटैकिंग एजेंट से, अटैकिंग स्पीसीज से, इट मीन्स जिससे ये रिएक्ट करता है, दैट अटैकिंग स्पीसीज अटैकिंग स्पीसीज मीन्स जिससे वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उस अटैकिंग स्पीसीज को हम बोलते हैं रीएजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? रीएजेंट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या होता है और रीएजेंट क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो हमारे पास स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जिससे वो रिएक्ट करता है दैट अटैकिंग स्पीसीज इज नोन एज रीएजेंट। ठीक है, ये दो टर्म हमें क्लियर हो गई होगी। अब देखो, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हमने किसी अटैकिंग स्पीसीज से यहाँ से इसको रिएक्ट करवाया, दैट अटैकिंग स्पीसीज इज नोन एज अटैकिंग रीएजेंट। ठीक है, तो बेटा क्या होता है जब वो दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है? कई बार तो डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इंटरमीडिएट्स। मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलते, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलने की बजाय हमें वहाँ पे क्या मिलता है? इंटरमीडिएट। ठीक है, और जब फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तो वो उस इंटरमीडिएट में हमें दो पार्ट मिलेंगे, एक तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो, और उस इंटरमीडिएट में जो मेन प्रोडक्ट होगा वो तो हमें अलग मिल जाएगा, और मेन प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? बाय प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारी सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसकी अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्शन हुई, हमें या तो डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल जाता है या फिर इंटरमीडिएट मिलता है, और इंटरमीडिएट से हमें प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है, रिएक्शन कैसे हुई, इंटरमीडिएट बना नहीं बना, किसने किससे रिएक्शन किया, क्या हुआ, उन मैकेनिज़्म को पढ़ने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। उन टर्म्स को पढ़ने के बाद हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को इजीली समझ सकते हैं। तो उन टर्म्स में फर्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज। सबसे पहले दोनों का मीनिंग पता चल गया। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, और न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ क्या करना चाहेगा? अट्रैक्शन। द अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू द presence of electron deficient atom
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। उन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम कैटायन की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम +2, ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स अगर ये मैग्नीशियम पे +2 नहीं होता तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन +2 चार्ज आने की वजह से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब मैग्नीशियम +2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और कमी होने की वजह से इस पे क्या आ रखा है? +2 चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उन एटम के पास आएगा, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो केवल वही इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जिन पे चार्ज नहीं होता वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा R.। ठीक है, डॉट का मीन्स जहाँ पे 1 डॉट होता है उनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो R.। या Cr2, नाइट्रीन्स, SO3, BF3, AlCl3, FeCl3, SnCl4। ये मैंने इतने एग्जाम्पल लिखे। देखो BF3, AlCl3, FeCl3, SnCl4, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। हमें कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? हम सिंपल AlCl3 की बात करते हैं, Al और ये Cl3। ठीक है, ये कंपाउंड ऐसे ही बना होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन इज 283। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ठीक है, क्लोरीन की लास्ट सेल में 7, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7। ठीक है, अब कंपाउंड कैसे बना होगा? ऑक्टेट कंप्लीट किया होगा। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का। एल्यूमिनियम का 3 खुद के हैं, 1, 2, 3, इनसे ले लेगा 6। एल्यूमिनियम के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बने, केवल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इट मीन्स इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इनको हम लेविस एसिड भी बोलते हैं। ये हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पेसिस। न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पेसिस। देखो, जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल्स पे पॉजिटिव चार्ज था, उसी तरह न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे होता है नेगेटिव चार्ज? हमने अभी पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है। इट मीन्स जैसे कोई एटम है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होते हैं, उसी तरह न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो न्यूक्लियस को अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। तो वो न्यूक्लियस से क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पे किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल्स अपने इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट कर देते हैं। तो उन पे कैसा चार्ज होगा? अगर वो डोनेट करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, इट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उनके पास कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। दूसरा, अगर किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? जैसे H2O की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, ऑक्सीजन के पास वहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे। इस तरह स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट थे? 2। इट मीन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है ना। तो ये हमारा
किस में कैलकुलेट होगा? न्यूक्लियोफाइल्स में। तो जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OR नेगेटिव, OH नेगेटिव, जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, Cn नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, वो तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हैं ही हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जिन पे कोई चार्ज नहीं है और अगर उन पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार देख लो अमोनिया की। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1। इन्होंने डबलेट पूरा किया, इसने डबलेट पूरा किया, इसने डबलेट पूरा किया, नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। नाइट्रोजन के इस और इस 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है, बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जिनके पास लोन पेयर होंगे वो भी एज एन न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। पहला फिजन है होमोलाइटिक फिजन और सेकंड है हेट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक मीन्स सिमेट्रिकल, होमोलाइटिक मीन्स सिमेट्रिकल फिजन। सिमेट्रिकल फिजन मीन्स कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, जैसे ये कोई कंपाउंड था AB, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, जैसे दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से ब्रेक होता है कि हर एक एटम के पास, मतलब जो उनका शेयर्ड पेयर था 1 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों के पास चला जाता है। ये सिंगल बॉन्ड इन 2 इलेक्ट्रॉन से ही बना होगा ना। और अगर इनका ब्रेकअप इस तरीके से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो A का था वो A के पास और B का था वो B के पास, एक इलेक्ट्रॉन A के पास, ये यहाँ से बॉन्ड हमारा क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर आ गया, इस तरीके से फिजन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। सिमेट्रिक फिजन हो रहा है, मतलब दोनों ने अपना अपना जो शेयर किया था वो वापस ले लिया। दैट इज नोन एज होमोलाइटिक और सिमेट्रिकल फिजन। सिमेट्रिकल और होमोलाइटिक फिजन से जो हमारे पास स्पीसीज आती है जिनके पास ओड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? जिनके पास ओड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक फिजन से। इनको हम बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। पीछे आया था फ्री रेडिकल वर्ड, ठीक है। तो फ्री रेडिकल वर्ड्स क्या होता है? किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक फिजन से हमें जो न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज मिलती है जिनके ऊपर ओड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। ठीक है। जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है जनरली नॉन पोलर बॉन्ड में होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज किस में होता है? जनरली नॉन पोलर बॉन्ड में। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा है हेट्रोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक और अनसिमेट्रिकल फिजन। इसमें क्या होता है? जैसे हमारे पास ये ए बी कंपाउंड है और इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना था। ठीक है, चाहे इस तरह से शो कर लो, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या होता है कि इन 2 में से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे ए हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? बी से। तो ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या कर लेता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो इसका तो एक ही था, एक इसने एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बी का बेचारे ने एक शेयर किया था, वो भी ए ने ले लिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है दैट इज नोन एज हेट्रोलाइटिक फिजन। ये हमारा कैसा फिजन है?
हेट्रोलाइटिक फिशन। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही स्पीसीज अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में जो प्रोडक्ट होता है उसमें हमें चार्ज्ड स्पीसीज मिलती है। क्या मिलती है, चार्ज स्पीसीज, एक कैटायन दूसरा एनायन, और ये जनरली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। किसमें होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अगर पोलर होगा, पोल्स बनेंगे तभी उसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को सारों को अपनी तरफ खींच लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हमारा है हेट्रोलाइटिक फिशन। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में है, एक एग्जाम्पल गिवन है CH3SCH3। ठीक है, और पूछ रखा है एरो नोटेशन यूज़ करके, कर्व एरो नोटेशन यूज़ करके हमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इसमें शो अप करना है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज अगर इसमें होगा तो सल्फ़र ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और SCH3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो गया। ठीक है, दूसरा उसमें गिवन है CH3CN, ये बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, साइनाइड जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मिथाइल ग्रुप से, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड एरो नोटेशन करके और हमें यहाँ पे क्लीवेज दिखाना है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो ये सब बच्चों का हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड दे रखे हैं, स्पीसीज दे रखी है और ये पूछा गया है बताओ इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, जैसे SH नेगेटिव दे रखा है। तो देखो सीधा सा इसमें से दिख रहा है नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल है। BF3 कोई चार्ज नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर भी नहीं है, तो ये किस में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में। ठीक है, दूसरा C2H5O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, सीधी सी बात है, किस में आएगा, न्यूक्लियोफाइल में आएगा। CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोफाइल है। H2N नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे निकालते हैं और होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो जहाँ तक मैंने तुम्हें करा दिया, यहाँ तक सब बच्चों के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए और सब बच्चों को हर एक टॉपिक आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था, कुछ टर्म्स थी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, ठीक है, ये 2-3 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।